दोस्तों सबसे पहले आपको सेविंग पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेविंग कर पाओगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, और जितनी ज़्यादा आप सेविंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो सेविंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप। अब सेविंग कितनी करनी चाहिए ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। वैसे तो सेविंग ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप सेविंग करोगे उतना अच्छा है, बट 100% पैसा तो हम बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बट एटलीस्ट फिर भी हमारी जो भी इनकम है, मंथली इनकम हमारी जितनी भी है, उसका एटलीस्ट 20% हमें ज़रूर सेव करना चाहिए। हम 30% अगर बचा ले तो अच्छी बात है, 40% अगर बचा ले तो और भी अच्छी बात है, बट एटलीस्ट हमें 20% अपनी मंथली इनकम का ज़रूर सेव करना चाहिए, और उस सेव किए हुए पैसे को हमें सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सेविंग करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। पहले इनकम करते हैं, फिर उसमें से खर्चा कर देते हैं, फिर जो बचा वो उनकी सेविंग कहलाती है। दोस्तों एक मिडिल क्लास बंदा इस फॉर्मूले से कभी सेव कर नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड होती है और उसके जो खर्चे हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ऐसे में सेविंग की बैंड बच जाती है। तो मिडिल क्लास बंदा इस तरीके से कभी सेव नहीं कर पाएगा। अगर आपको सेविंग प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले आप इनकम करो, फिर उसमें से सेव कर लो पहले पैसा, उसके बाद में जो बचा उससे खर्चा करो। इस फॉर्मूले से अगर आप चलोगे तो आप हर महीने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में हर महीने आप सेव कर पाओगे। दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लो, उसके बाद में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाओ। पहला स्टेप लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए एक्चुअल में। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि टर्म प्लान आपके पास में होना चाहिए, जो कि प्योर टर्म प्लान होता है, वही आप लो। आजकल लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे मनी बैक पॉलिसी काफ़ी बेची जा रही है। मनी बैक पॉलिसी मतलब वो वाली पॉलिसी होती है जिसमें अगर आपकी डेथ नहीं भी हुई तो भी आपको पैसा वापस मिलता है। वो वाली पॉलिसी हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा टर्म प्लान लेना चाहिए, जो कि प्योर टर्म प्लान होता है। प्योर टर्म प्लान में क्या होता है कि जब आपकी डेथ होती है तभी आपके डिपेंडेंट को पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और वही प्लान जो होता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो यूलिप वाले प्लान है, एन्युटी प्लान जिसे हम बोलते हैं, या फिर मनी बैक प्लान है, ठीक है, वो वाले प्लान हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसमें हमारा फ़ायदा कभी हो ही नहीं सकता है। उसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का होता है, और वो होता है जो बंदा आपको पॉलिसी बेच रहा है उस बंदे का ही फ़ायदा होता है। तो इंश्योरेंस एजेंट तो अपने फ़ायदे के लिए आपको मनी बैक पॉलिसी बेच के चला जाता है, ठीक है, वो अपना फ़ायदा तो वहाँ पे देख लेता है, ठीक है, बट वहाँ पर आप अपना नुकसान कर बैठते हो। तो आपको खुद अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इंश्योरेंस एजेंट के फ़ायदे के बारे में। क्योंकि दोस्तों टर्म प्लान के प्रीमियम में और मनी बैक प्लान के प्रीमियम में काफ़ी अंतर होता है। मतलब टर्म प्लान का जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है और मनी बैक प्लान का प्रीमियम ज़्यादा होता है, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो। और दोस्तों जब हम मनी बैक प्लान ले रहे हैं दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं। और जब हम दोनों को मिक्स करते हैं ना तो वहाँ पे खिचड़ी पक जाती है। ना हमारा प्रॉपर इंश्योरेंस हो पाता है, ना हमारा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो पाता है। हमें क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस को प्योरली अलग रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान लो टर्म प्लान का प्रीमियम है 10 रुपये और मनी बैक प्लान है उसका प्रीमियम है 50 रुपये, ठीक है। एक बंदे ने टर्म प्लान ले लिया 10 रुपये का और बाकी के 40 रुपये उसने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे बंदे ने 50 रुपये का मनी बैक प्लान ले लिया। अब जो बंदे ने मनी बैक प्लान लिया है उसको जितना पैसा वापस मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उस बंदे को मिलेगा जिसने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ये दोनों को अलग अलग रखा है। मतलब टर्म प्लान ले लिया 10 रुपये का और 40 रुपये उसने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में लगाए। तो जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों को अलग अलग करके इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़्यादा पैसा बनाते हो। और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस हमें हमेशा कमाने वाले बंदे का ही निकालना चाहिए। जो बंदा पैसा कमाता है सिर्फ उसी का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। जो बंदा पैसा नहीं कमाता है उसका लाइफ इंश्योरेंस आप मत निकालिए। अभी मान लो ये एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड मान लो पैसा कमाता है और वाइफ जो कि हाउस वाइफ है जो कि पैसा नहीं कमाती है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस होना चाहिए हस्बैंड का होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर कल जाके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो वाइफ तो डिपेंडेंट है हस्बैंड के पैसे पे, ठीक है। तो हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो हस्बैंड की इनकम अगर बंद हो जाएगी, तो हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड की इनकम बंद हो गई, तो वाइफ फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ऐसे में अगर हस्बैंड का इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा वाइफ को, तो वाइफ वहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगी, ठीक है। बट मान लो आपने वाइफ का इंश्योरेंस निकाल लिया, ठीक है, जो कि हाउस वाइफ है, ठीक है। अब अगर वाइफ की डेथ हो भी गई तो जो पैसा मिलेगा वो हस्बैंड को मिलेगा। बट क्या हस्बैंड को उस पैसे की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो खुद
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, खुद ही वो पैसा कमा रहा है और डिपेंडेंट को भी ऑलरेडी संभाल रहा था, तो ऐसे में हस्बैंड को उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप उस बंदे का इंश्योरेंस निकालते हो, जिस बंदे को अगर जो कमाने वाला अगर वो बंदा है तो तब तो ठीक है, तब तो आप फायदे में हो। अगर आप कमाने वाले बंदे का लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तब तो आप फायदे में हो, बट आप उस बंदे का इंश्योरेंस निकाल रहे हो जो बंदा पैसा नहीं कमाता है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हो। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हम अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम में से कई लोग स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा निवेश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शेयर एप्रिसिएशन होता है, शेयर के भाव बढ़ते हैं, उस तरीके से हमारा मुनाफा होता है। यह तो बहुत अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ और क्या होता है दोस्तों, इसके साथ साथ हमें डिविडेंड मिलता है, समय समय पर डिविडेंड हमें मिलता रहता है, हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता रहता है। बट वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहता है या फिर हम और कहीं खर्च कर देते हैं। कई लोगों को उस डिविडेंड के पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बट बैंक में मिल रहा है तो बैंक में ही पड़ा है या फिर और वो कहीं खर्च कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो डिविडेंड का पैसा है उसे निकाल कर वापस स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, री इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी वेल्थ और बढ़ेगी, थोड़ा उसमें और इजाफा होगा, ठीक है, और पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा तो और वो पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ी बहुत अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। और एक तरीके की बात करते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने का। देखिए दोस्तों, हम में से कई लोगों के सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है। तो सेविंग अकाउंट में हमें कितना % का रिटर्न मिलता है, 1.5-2% का रिटर्न। करंट अकाउंट में तो रिटर्न मिलता ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करके रखना चाहिए। ऑटो स्वीप फैसिलिटी में क्या होता है कि मान लो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो पैसा पड़ा है तो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और एफडी पे तो रिटर्न 5-6% का रिटर्न मिलता है। तो वो वाला रिटर्न फिर आपको मिलना चालू हो जाएगा। मतलब सेविंग अकाउंट में जो आपको पैसा पड़ा था, 1.5-2% रिटर्न मिल रहा था, अब उस पर आपको 5-6% का रिटर्न मिलेगा। करंट अकाउंट में रिटर्न मिलता नहीं था, अब उस पर आपको 5-6% का रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी अगर ऑन करके रखोगे अपने बैंक अकाउंट में, तो उससे क्या होगा कि सेविंग अकाउंट पे इतना कम रिटर्न मिलता है, एफडी वाला रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत आपके पैसे का इंक्रीमेंट वहाँ पे होगा। तो ये फैसिलिटी का हमें जरूर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आप बैंक से कांटेक्ट करिए। किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जाती है, ऑनलाइन ही हो जाती है। इसके लिए आप बैंक से कांटेक्ट करिए और ये स्टेप आप उठाइए। अब और एक तरीके की बात करते हैं। आपको दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में ओपन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर के जो ब्रोकरेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नाम मात्र के ब्रोकरेज वो लेते हैं, 10 रुपये ऑर्डर, 20 रुपये ऑर्डर, ऐसा ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर के होते हैं। और वही अगर हम फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें तो उनके ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमें अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे हम ब्रोकरेज के काफ़ी पैसे बचा लेंगे, और वही बचे हुए पैसे को हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही हमारा वेल्थ और बढ़ेगा। तो पैसा इधर से बचाओ और इधर इन्वेस्ट कर दो, उससे हमारा वेल्थ में इजाफा होता है। तो हमें अलग अलग तरीके ढूंढ के निकालना है जहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं और उसी पैसे को इन्वेस्ट करते जाना है, जिससे हमारी वेल्थ और बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ आपको म्यूचुअल फंड के साथ में भी करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करो तो डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करो, रेगुलर प्लान में पैसा निवेश मत करो। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट प्लान में क्या है कि आपकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, डायरेक्ट आपका पैसा एएमसी के पास में चला जाता है। और रेगुलर प्लान में क्या होता है कि बीच में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको फिर आपको कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। ये जो कमीशन है आपके ही इन्वेस्टमेंट में से जाता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करो तो हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज़ करो। डायरेक्ट प्लान में सीधा आपका पैसा जा रहा है, कमीशन के पैसे आपके बचते हैं, ठीक है। वही बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी जो बातें हैं उससे काफ़ी पैसा हम अपना बचा सकते हैं, और उसी बचे हुए पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उतनी ही हम अपनी वेल्थ बढ़ा पाएंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का होना चाहिए। फैमिली फ्लोटर आप लेके रख सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि जो बंदा कमाता है सिर्फ उसी का आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालो। हेल्थ इंश्योरेंस सभी का होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो दोस्तों आजकल मेडिकल बिल कितने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में इलाज कराना कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे काफ़ी हमें मेडिकल का खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमारी जो भी सेविंग है वो सब उसमें जा सकती है। तो इससे बेहतर यही है कि हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस निकाल के रखें, ठीक है, ताकि 2-4-5 लाख रुपए अगर मेडिकल बिल आ भी रहा है तो वहाँ से हमारा वो रिकवर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें लाइफ इंश्योरेंस भी लेके रखना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके रखना चाहिए। फैमिली फ्लोटर आप लेके रखिए अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आप अगर ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप अपना काफ़ी पैसा बचा पाओगे, और आपके जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, वो आपकी प्रॉपर चलती रहेंगी।
तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने में, उन लोगों को भी कुछ सजेशन मिले अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने में। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।